दुनिया अब खत्म हो चुकी है। बहुत समय पहले एक महान युद्ध की आग में वह जलकर खाक हो गई। अब जो बचा है वो बस लॉस्ट लैंड्स है। इन दीवारों के बाहर प्रकृति के नियम लागू नहीं होते। भविष्य का समय जब पृथ्वी पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी और एक आखिरी सिटी बचेगी जहां की इंसान सुरक्षित रह सके, यानी कि इस छोटी सी सिटी के बाहर की बाकी दुनिया ऐसे खतरों से भरी पड़ी है जिन्हें कोई सरवाइव नहीं कर सकता। तो क्या होगा जब एक कपल को ना चाहते हुए भी एक ऐसे एडवेंचरस सफर पर निकलना पड़ता है जिस पर ना सिर्फ उनका बल्कि बचे हुए सभी इंसानों का भविष्य टिका था। तो अब क्या दोनों विभिन्न खतरों का सामना कर अपनी मंजिल तक पहुँच भी पाएंगे? चलिए शुरू से जानते हैं 2025 की लेटेस्ट एडवेंचर फैंटेसी मूवी इन द लॉस्ट लैंड्स में। कहानी की शुरुआत भविष्य के ऐसे समय से होती है जब पृथ्वी को नष्ट हुए भी 100 साल से ज्यादा बीत चुके थे। बड़े बड़े शहर अब जहरीले वातावरण के कारण सुनसान पड़े हैं और पूरी पृथ्वी पर सिर्फ एक आखिरी जगह बची थी जहां की लोगों के जीने लायक कंडीशंस बची हैं। बाकी की बंजर हो चुकी जगहों पर इंसान नहीं रह सकते। वहां पर अब सिर्फ ऐसे जीव रहते हैं जो कि समय के साथ म्यूटेट हो गए और वे अब आपस में ही एक दूसरे को खाकर जिंदा है। इसलिए ही ज्यादातर लोग इस इकलौती सिटी को छोड़कर बाहर की दुनिया में गलती से भी नहीं जाते, क्योंकि अगर जो कोई भी बाहर गया उसका जिंदा वापस लौटना बहुत मुश्किल है। अब इस आखिरी सिटी को एक किंग ओवरलॉर्ड और चर्च कंट्रोल करता है। कोई भी उनके नियम कानूनों को नहीं तोड़ सकता। अब आज ऐसे ही एक एलिस नाम की औरत को चर्च के लोग मारने जा रहे थे क्योंकि उसके पास लोगों को हिप्नोटाइज करने की एबिलिटी है और चर्च इसीलिए उसे अपने लिए खतरा समझता है। सो अब चर्च के गार्ड्स की लीडर आर्ली उसे लटका कर मारने लगती है कि तभी एलिस ने अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल कर एक गार्ड को इल्यूजन दिया कि उसकी जगह वो खुद लटक रहा है। और जब उसने बचने के लिए रस्सी काट दी तो उसे ध्यान आया कि असल में उसने एलिस की रस्सी काट दी थी। उसे वो अपनी ओर भागते हुए भी दिखाई दी। सो जब वो गार्ड उसे गोली मारता है तो अब फिर से असल में उसने अपने दूसरे साथी गार्ड को मार दिया था। ये सब उसे एलिस करवा रही थी। सो उनकी लीडर आर्ली अब उस गार्ड को ही मार देती है क्योंकि वो एलिस के इल्यूजन्स में अपने ही साथियों को मार रहा था। उसने बाकी गार्ड्स को ऑर्डर दिया कि वे एलिस को भागने से रोककर उसे जान से मार दे, लेकिन एलिस अब एक एक कर उन्हें भी मार देती है और वो आखिर में बची लीडर आर्ली को वहीं अपने वाली रस्सी से लटकाकर दूर भाग गई। दूसरी ओर बोइस नाम का एक हंटर जो किसी सिटी में आ रहा था, वो अब रास्ते में पड़ रहे एक टनल से गुजरते हुए रास्ते में खुद ही रुक गया क्योंकि उसे खतरे का अंदाजा हो चुका था। और ऐसा था भी। कुछ लुटेरे उसे चारों ओर से घेरते हुए उसके घोड़े से वेपन्स चुराने लगते हैं, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि बोइसी की गन पर एक 2 मुंह वाला सांप बैठा था और उसने तभी उस आदमी को काट लिया। बोइसी भी अचानक से अटैक कर अब एक एक कर सभी लुटेरों को जान से मार देता है और उल्टा बोइसी ने ही उनके वेपन्स लूट लिए। जाने से पहले वो अपने दोस्त अपने सांप को भी पिक कर लेता है। दूसरी ओर वहीं एलिस जो कि चर्च की गार्ड से जान बचाकर भागी थी, वो एक अंधी औरत के पास आकर छुप जाती है जहाँ की वो औरत एलिस को बताती भी है कि कैसे चर्च सिर्फ एलिस की एबिलिटी से डरता है कि कहीं एलिस की वजह से उनका राज खत्म न हो जाए। वे बातें कर ही रहे थे कि सरप्राइजिंगली अब खुद क्वीन ही छुपकर अपने असिस्टेंट जेम्स के साथ एलिस से मिलने आ गई और वो अपने बाकी गार्ड्स को बाहर जाने का कहकर अकेले में एलिस से बात करने लगती है। कैसे वो खुद भी चर्च के फैसले से खुश नहीं जो उन्होंने एलिस को मारने की कोशिश की, लेकिन वो अपने पति यानी कि किंग ओवरलॉर्ड के खिलाफ नहीं जा सकती, वरना तो वो खुद भी चर्च का खात्मा चाहती है और अपने पति के चलते कुछ नहीं कर पा रही। अब क्वीन एलिस को अपने लिए एक मिशन पूरा करने को कहती है। कैसे उन्हें पता चला कि यहाँ सेफ जोन से बहुत दूर एक स्कल रिवर नामक जगह पर उन्हें क्रीचर का पता चला है जो कि लगातार उनके गार्ड्स को मार रहा है। सो एलिस को वहाँ जाकर उस क्रीचर को अगले 6 दिन के अंदर मारना होगा और फिर उसकी पावर खुद क्वीन ले लेगी और चर्च के कंट्रोल को खत्म कर देगी। अब क्वीन के अनुसार उसके भेजे गए गार्ड्स भी उस क्रीचर को मार नहीं पाए, इसलिए ही वो एलिस से मदद मांगने आई है क्योंकि बाहर की खतरनाक दुनिया को ऐसे ही कोई भी पार नहीं कर सकता। तो अब एलिस को ही इस खतरनाक सफर को पार करते हुए उस क्रीचर को मारना होगा। अब एलिस को तो यहाँ पर वैसे भी खतरा था, तो वो क्वीन के इस मिशन के लिए हाँ कह देती है क्योंकि अगर वो इसमें कामयाब रही तो चर्च का राज खत्म हो जाएगा और वो इसके लिए क्वीन से बहुत सारे पैसे भी लेती है क्योंकि वो अकेली तो बाहर की खतरनाक दुनिया में सरवाइव नहीं कर पाएगी। उसे अपने साथ किसी कुशल बाउंटी हंटर को लेकर जाना होगा जो कि उसे सुरक्षा दे सके। हालांकि जाते हुए क्वीन का असिस्टेंट जेम्स चुपके से एलिस को आगाह भी करता है
कि क्या पता क्वीन उस पावर को संभाल भी पाएगी या नहीं। तो अच्छा होगा कि एलिस इन पैसों को रख ले और उसके दिए मिशन को जानबूझकर फेल कर दे। इसमें दोनों का ही फायदा है। जेम्स भी यहाँ अपनी ओर से एलिस को एक महंगी घड़ी गिफ्ट दे देता है ताकि वो उसके सुझाव को मान ले। वहीं क्वीन जो कि चुपके से एलिस से मिलकर आ रही थी, अब वो वापस से कैसल में आकर अपने पति ओवरलॉर्ड को देखती है। इस पूरी सिटी का किंग जो कि अब काफी ज्यादा बूढ़ा हो चुका है और मरने की कगार पर है। क्वीन अब नर्सिस को उसका ध्यान रखने का कहकर चुपके से पीछे बोइसी से मिलने चली गई। दरअसल क्वीन का यहाँ उसके बीमार पति की पीठ पीछे बोइसी के साथ अफेयर चल रहा था, इसलिए ही वो एलिस को भेजकर सब कुछ अपने कंट्रोल में करना चाहती है ताकि फिर कभी चर्च उसे रोक ना सके। अब क्वीन से मिलने के बाद शाम को जब बोइसी एक बार में बैठा था कि एलिस उसी से मिलने आई। दरअसल वो उसे रिक्रूट करने आई थी और वो उसे अपना मिशन बताती है, कैसे उन्हें बाहर की खतरनाक दुनिया से होते हुए स्कल रिवर तक जाना है। स्कल रिवर जो कि अभी पृथ्वी की सबसे खतरनाक जगह है और वहाँ पर उन्हें एक खतरनाक क्रीचर का शिकार करना है। और चूंकि ये मिशन इतना खतरनाक होगा तो इसलिए ही वो सिटी के सबसे खतरनाक हंटर बोइसी के पास आई है। इसलिए एलिस उसे जेम्स की दी हुई महंगी घड़ी भी ऑफर करती है। हालांकि बोइस उसे चेतावनी भी देता है कि बाहर की दुनिया उसकी सोच से भी ज्यादा डेंजरस होगी, तो क्या हो अगर वो उसे बचा ना पाए। लेकिन एलिस ने उसे ये भी छूट दे दी कि अगर खतरा बहुत ज्यादा हो तो बोइस उसे छोड़कर खुद की जान बचाकर वापस आ सकता है। दोनों अब डिस्कस कर ही रहे थे कि चर्च के गार्ड्स फिर से एलिस को पकड़ने आ गए और बोइसी और एलिस दोनों बचकर भागने लगते हैं। इसी बीच एक गार्ड जब उन पर गोली चलाने भी वाला था कि बोइसी ने अपना वही सांप उस पर फेंक दिया और वो सांप अब एक एक कर सभी गार्ड्स को काटने लगता है कि तभी वहाँ गार्ड्स की लीडर आर्नी आ गई। वही आर्नी जिसे कि एलिस मरने के लिए छोड़ आई थी, लेकिन वो किसी तरह से बच ही गई और अब अपना बदला लेने एलिस को मारने आई है। यहाँ लीडर आर्नी ने आखिरकार बोइसी के सांप को भी काट ही दिया, लेकिन अब तक बोइसी और एलिस ऑलरेडी यहाँ से निकल चुके थे। वहीं चर्च का लीडर पैट्रियार्क ऑर्डर करता है कि वे एलिस और बोइसी के पीछे जाकर उन्हें पकड़कर सजा दे, क्योंकि वे उनके बहुत से गार्ड्स को मार चुके हैं। इतना ही नहीं, एलिस जब से उनकी गिरफ्त से भागी है, यहाँ रहने वाले सभी लोग भी उसकी पिक्चर्स बनाकर चर्च का विरोध करने लगे और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये लोग उनके खिलाफ बगावत कर देंगे। सो चर्च अब इस बगावत की चिंगारी को पहले ही बुझा देना चाहता है। अब चर्च के लीडर के कहने पर गार्ड्स उसी बूढ़ी औरत को पकड़ ले आए जिसकी यहाँ पर पहले एलिस छुपी थी और वे उसे मार मार कर बताने पर मजबूर कर ही देते हैं कि एलिस कहाँ गई है। उन्हें उस बूढ़ी औरत से पता चल गया कि कैसे एलिस बोइसी के साथ उस स्कल रिवर में गई है। अब सब सच बताने के बावजूद उस औरत को मारने का ऑर्डर देता है और इसके बाद उसने अपनी एक टीम बनाई जिसे कि लीडर आर्नी लीड करेगी और वे एलिस और बोइसी के पीछे जाकर उन्हें जान से मार देंगे ताकि फिर पूरी सिटी में कोई उनका विद्रोह न कर सके। दूसरी ओर बोइसी और एलिस अब तक मेन सिटी से निकलकर बाहर आ चुके थे और वे एक सेफ जगह देखकर आज की रात यहीं सोने का फैसला करते हैं। बोइसी जिसका कि सांप बार फाइट में मारा गया था, अब वो दूसरा ही कोई ऐसा ही सांप ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कोई नहीं मिला। अब अगले पूरे ही दिन सफर के बाद वे और आगे जाते हुए अपने पहले स्टॉप पर रुकते हैं। ये मेन सिटी से बाहर एक ट्रेडिंग पोस्ट है जहाँ की दो भाई बहन रोस और उसकी बहन मारा रहा करते थे। दरअसल मारा और बोइस एक दूसरे को पसंद करते हैं, यानी कि बोइसी सिर्फ क्वीन ही नहीं मारा के साथ भी रिलेशनशिप में था। एलिस अब खाना खाते हुए बताती भी है कैसे उन्हें जल्द से जल्द आने वाले 6 दिनों के अंदर स्कल रिवर तक पहुंचना है और उस क्रीचर को मारना है, लेकिन जैसे वे चल रहे हैं इसमें ज्यादा टाइम लग जाएगा। सो बोइस अब उसे एक शॉर्टकट बताता है जहां से वे अपने तय समय में अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, लेकिन वहां पर खतरा बहुत ज्यादा होने वाला है और चूंकि अब उनके पास समय बहुत कम है तो उन्हें वो खतरा उठाना ही पड़ेगा। इसके बाद बोइस मारा के साथ जाकर इंटीमेट हो जाता है और सो जाता है। अब सुबह होने पर दोनों फिर से तैयार होकर अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ गए। बोइस एलिस को चेतावनी भी देता है कि यहाँ तक तो सब सेफ था, मगर अब आगे उन्हें कोई जिंदा इंसान नहीं मिलेगा, ऊपर से म्यूटेंट्स और बाकी खतरे तो होंगे ही और वो हर पल सावधान रहे। वहीं उन्हीं का पीछा करते हुए सिटी के गार्ड्स अपनी लीडर आर्नी की अगुवाई में एक ट्रेन में उनके पीछे आ रहे थे ताकि वे उन्हें पकड़कर जान से मार दे।
वहीं सिटी में जब इसके बारे में क्वीन को भी पता चला तो वो चर्च लीडर से लड़ने चली गई। यहाँ चर्च का लीडर पैट्रियार्क उसे बताता है कि चर्च के लिए यही सही होगा कि एलिस और बॉयस जल्द से जल्द मारे जाए और वे आम जनता के बीच मैसेज भेज सके कि कोई भी उनके खिलाफ नहीं जा सकता। अब क्वीन चर्च लीडर को सच भी नहीं बता सकती कि एलिस को तो उसी ने अपने काम से भेजा था और बॉयस से तो उसका सीक्रेटली अफेयर भी चल रहा है। वहीं चर्च लीडर का अपना सीक्रेट प्लान था कि एक बार क्वीन के पति के मरने के बाद वे क्वीन को भी रास्ते से हटा देंगे और फिर सिर्फ उनका चर्च ही हायर अथॉरिटी बचेगा जो कि पृथ्वी की इस आखिरी सिटी पर हमेशा के लिए राज करेगा। वहीं उनके गार्ड्स की ट्रेन अब तक ट्रेडिंग पोस्ट पर पहुंच चुकी थी और वे रोस और मारा को टॉर्चर कर बॉयस और एलिस की लोकेशन के बारे में पूछने लगते हैं कि वे कहां गए। अब शुरू में तो उन्होंने कुछ नहीं बताया, लेकिन अपने भाई को तड़पते देख मारा आखिरकार उन्हें बता ही देती है कैसे बॉयस और एलिस उस कल रिवर तक जाने के लिए अपने शॉर्टकट रास्ते का इस्तेमाल करेंगे ताकि उनका टाइम बच सके। अब मारा के सब बताने के बाद भी गार्ड लीडर आर्नी उनके घर को जला देती है और साथ ही उन्हें जान से मारने का ऑर्डर देती है। वहीं एलिस और बॉयसी के सफर को 3 दिन बीत चुके हैं, जहां कि उन्हें आने वाले 3 दिन के अंदर उस क्रीचर तक पहुंचकर उसे जान से मारना होगा। दोनों अब चलते हुए एक रिफ्ट नाम के बर्बाद हो चुके शहर में आ गए, जिसे कि पार करने के लिए उन्हें केबल कार का इस्तेमाल करना है क्योंकि शहर के बीचों बीच एक बहुत बड़ी खाई बन गई जिसे कि बिना केबल कार के पार नहीं किया जा सकता। अब बॉयस कहता है कि यहीं एक साइरस नाम का ड्राइवर इसी केबल बस से उन्हें ये खाई पार करवा देगा, इसके बदले में वे उसे भी थोड़े बहुत पैसे दे देंगे। लेकिन जब वो उसे बुलाने गया तो यहाँ तो ड्राइवर को पहले से किसी ने जान से मार रखा था, यानी कि सिटी वाले चर्च के गार्ड्स उनसे पहले यहाँ पहुँच गए और तभी दोनों को चारों ओर से वहीं गार्ड्स घेर लेते हैं। यहाँ आर्नी समेत सभी गार्ड्स ने इस बार सनग्लासेस पहन रखे थे ताकि एलिस पहले की तरह उन्हें आंखों के जरिए हिप्नोटाइज न कर सके। यहाँ गार्ड लीडर आर्नी बॉयस से कहती भी है कि उसने एलिस का साथ देकर बहुत बड़ी गलती कर दी और वो उसे मारा को दिखाती है जो कि बहुत बुरी हालत में तड़प रही थी। महाराजों की दर्द में अब बॉयस से कुछ कहना चाह रही थी कि इसके पहले ही गार्ड लीडर आर्नी उसे गोली मार देती है। अब बॉयस ये देखकर बहुत बुरी तरह से रोने लगा और वो गुस्से में उन गार्ड्स पर टूट पड़ता है। अब तो ये मिशन उसके लिए भी पर्सनल हो चुका था। वहीं एलिस भी उसका साथ देते हुए गार्ड्स पर अटैक कर देती है। दोनों ही स्किल्ड फाइटर्स थे और वे एक एक कर गार्ड्स को मारे जा रहे थे। हालांकि उन्होंने कुछ देर के बाद ध्यान दिया कि यहाँ के गार्ड्स की संख्या बहुत ज्यादा है और वे ऐसे तो उन्हें हरा नहीं पाएंगे, सो वे लड़ते हुए उन गार्ड से दूर भागने लगते हैं। वहीं आर्नी ने भी अब तक एक बहुत बड़ी तोप लेकर उन दोनों की ओर फायर कर दी। हालांकि दोनों किसी तरह से उससे बच ही गए और वे अब उस केबल में लगी बस में जाकर उस खाई को जल्दी से पार करने लगते हैं। इसी बीच कुछ गार्ड्स जो कि उनका पीछा करते हुए बस तक आ गए। एलिस और बॉयस अब अपनी जान बचाने के लिए उनसे लड़ने लगते हैं। ये बस केबल से सरकते हुए आगे जा रही थी तो दोनों को बस उन गार्ड्स को बस से नीचे फेंकना था। वहीं ऊपर छत पर भी कुछ गार्ड्स चढ़कर उन पर गोलियां चलाने लगते हैं तो बॉयस बस में ही रहकर बाकी गार्ड से लड़ने लगा। तो एलिस ऊपर जाकर उन गोलियां चलाने वाले गार्ड से लड़ने लगती है। उसने एक एक कर ऊपर के सारे गार्ड्स को नीचे गिरा दिया, जबकि नीचे भी बॉयस बाकी गार्ड से लड़ रहा था। अब दूर से लीडर आर्नी जो कि देख रही थी कि कैसे उसके गार्ड्स एक एक कर नीचे गिरते जा रहे हैं, तो उसने ऑर्डर दिया कि वे बस की केबल्स को ही काट दे जिससे कि वो खाई में गिर जाएगी। और अब एक केबल के कटते ही बस आधी लटक गई और एलिस किसी तरह से खुद को गिरने से बचाती है। वहीं बॉयस भी बचे हुए आखिरी गार्ड को नीचे फेंक देता है। यहाँ अब तक पीछे से दूसरी रस्से भी कट चुकी थी तो बस सीधा आगे की ओर गिरने लगती है। फॉर्चुनेटली ये बस सीधा नीचे नहीं गिरी बल्कि एक गुफा के सहारे लटक गई, जिससे एलिस और बॉयस जल्दी से उस गुफा में जाने लगते हैं। इसी बीच पीछे से लीडर आर्नी ने एक गोली बॉयस के कंधे पर भी मार दी, लेकिन जब तक वो उसका हेडशॉट ले पाती उसके पहले ही एलिस उसे खींचकर बचा ले गई। यहाँ अब एक सेफ जगह ढूंढकर एलिस बॉयस को ट्रीट करने लगती है। उसने बॉयस की गोली को निकाल उसके घाव से दिए। अब वो सेफ था, मगर जिस तरह से उसने अपनी मारा को खोया उससे तो अब उसने फैसला कर लिया था कि वो चर्च के गार्ड्स को जिंदा नहीं छोड़ेगा। दूसरी ओर सिटी में क्वीन को पता चला कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है और उसे ये भी पता था कि ये बच्चा उसके पति किंग का नहीं बल्कि बॉयसी का है, लेकिन इसके बारे में बाहर किसी को नहीं पता। और अब उसके पेट में वायरस होने से
अब उसे अपने पति को भी जिंदा रखने की कोई जरूरत नहीं। क्वीन अब चुपके से अपने पति को जान से मार देती है। दूसरी ओर एलिस और बॉयस अब आगे बढ़ते हुए एक खतरनाक पुराने मिलिट्री बेस यानी कि अब के समय के शैडो बेन में आ चुके थे। ये जगह यहाँ मौजूद म्यूटेशन के कारण बहुत खतरनाक है, लेकिन अपने सफर को जल्दी पूरा करने के लिए दोनों को ये शॉर्टकट तो लेना ही पड़ा। वहीं उन्हें अपने पीछे वहीं गार्ड्स के ट्रेन की आवाजें आ रही थी। तो वे पूरा दिन सफर करने के बाद अब एक अबेंडन स्ट्रक्चर में छिपने जाते हैं और रात को यहाँ पर खतरा होने के चलते उन्हें आज की रात यहीं बितानी पड़ेगी कि उन्हें पूरी ही रात एक न एक को जाकर पहरा देते रहना होगा और अपने आसपास हमेशा आग जलाए रखनी है ताकि अगर कोई म्यूटेंट उन पर अटैक भी करने आए तो उनके पास ना आ सके। दरअसल इन म्यूटेंट की एक आग ही कमजोरी है जिससे कि वे डरते हैं, लेकिन अब उनके सोने से पहले ही उन्हें डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती हैं, यानी कि म्यूटेंट उनके करीब आ चुके हैं। बॉयस जल्दी से प्लान के अनुसार अपने चारों ओर आग लगा लेता है ताकि वे म्यूटेंट्स आग से डरकर उनके करीब न आए, लेकिन वे म्यूटेंट अब आग से कूदकर उन पर अटैक करने लगते हैं। यहाँ दोनों ही बॉयस और एलिस गोलियां चलाकर उन्हें मारने की कोशिश भी कर रहे थे, मगर ये म्यूटेंट पूरी तरह से इंसान नहीं बचे, जिससे कि उन्हें अब तो दर्द भी महसूस नहीं होता और ये दोनों अब उनके लिए सिर्फ एक खाना भर है। बॉयस बार बार ऑयल टैंकर को ब्लास्ट कर उन म्यूटेंट्स को डराने की कोशिश करता है। ऊपर से एलिस भी उनसे लड़ रही थी, मगर वे म्यूटेंट संख्या में ज्यादा होने से उन पर भारी पड़ने लगे और जब वे आखिर में एलिस को खाने ही वाले थे कि एलिस ने अपना सबसे बड़ा वेपन यूज किया। उसने म्यूटेंट्स के करीब आते ही उन्हें भी हिप्नोटाइज कर दिया और अब वो सारे ही म्यूटेंट्स को एक एक कर आर्टिफिशियल आग से जलाने लगती है, जहां आखिर में उसने आग को और बढ़ाकर सभी म्यूटेंट्स को जान से मार दिया। कुछ देर बाद जब सब कुछ शांत हुआ तो बॉयस कहता भी है कि इतनी आग होने के बावजूद वे दोनों क्यों नहीं जले, सिर्फ म्यूटेंट्स ही क्यों मरे। और एलिस ने उसे रिवील किया कि वो आग तो कभी यहाँ लगी ही नहीं थी। उसने सभी म्यूटेंट्स को हिप्नोटाइज करके इल्यूजन दिखाया कि कैसे वे आग में जल रहे हैं, जबकि असल में ऐसी कोई आग थी ही नहीं। और चूंकि बॉयस ने उसे बताया था कि आग ही म्यूटेंट्स की सबसे बड़ी कमजोरी है, वे उससे डरते थे, तो प्लेसिबो इफेक्ट के चलते बिना रियल में आग लगे हुए भी सिर्फ इल्यूजन से ही उनकी जान चली गई। यहीं सेम आग का इल्यूजन उन म्यूटेंट्स के साथ गलती से बॉयसी को भी हो गया था। यहाँ अब तक पूरे सफर में बॉयस एलिस को बचाते आ रहा था, मगर अब इस बार एलिस की वो एबिलिटी उनके बहुत काम आई और अब तक तो वे उस स्कल रिवर के बहुत करीब पहुँच चुके थे, जहाँ अगले एक दिन के सफर के बाद वे अपनी मंजिल तक पहुँच ही जाएंगे। दूसरी ओर सिटी में किंग के मरने के बाद अनाउंस किया गया कि क्वीन का होने वाला बेबी यहाँ का नया किंग बनेगा। हालांकि चर्च का लीडर इसे खुश नहीं था और वो अपने बाकी गार्ड से मैसेज भिजवाता है कि कैसे कुछ भी हो जाए उन्हें जल्द से जल्द एलिस और बॉयस को मारना होगा और फिर वे क्वीन पर काबू पा सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लेंगे। लेकिन यहाँ क्वीन को भी उनके इरादों का अंदाजा था, तो वो अपने असिस्टेंट जेम के करीब आकर उसे अपने जाल में फंसाती है कि वो उसके लिए चर्च के लोगों को रास्ते से हटा दे और जब वो टॉप पर होगी तो उसे शादी कर लेगी और वे दोनों मिलकर एक साथ राज करेंगे। दूसरी ओर एलिस और बॉयस जो कि उन गार्ड्स की ट्रेन से दूर भाग रहे थे, वे समझ जाते हैं कि अब वे उनसे तेज नहीं भाग सकते और वे कभी न कभी पकड़े ही जाएंगे। सो वे अब एक फाइनल प्लान बनाकर एलिस अकेली ट्रेन के सामने खड़ी हो जाती है और जब ट्रेन में मौजूद गार्ड्स ने उसे नोटिस कर लिया तो उसके आगे भागते हुए ट्रेन एलिस का ही पीछा करने लगी। हालांकि उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि ये सारा कुछ एलिस और बॉयस ने पहले से प्लान कर रखा था और वे अपनी ट्रेन के साथ उनके ट्रैप में फंसने जा रहे हैं। एलिस ट्रेन को अपने पीछे एक टूटे हुए ब्रिज तक ले आई और खुद नीचे कूद गई, जहाँ की बॉयस पहले से उसे पकड़ने को तैयार था। वहीं वो ट्रेन अब एकदम से रुक नहीं सकती और वो सीधा नीचे गिरते हुए पूरी तरह से ब्लास्ट हो गई, यानी कि अब आर्ने समेत उनका पीछा कर रहे सभी गार्ड्स यहीं मारे गए। यहीं खबर चर्च लीडर तक पहुंच जाती है और वो फैसला करता है कि अब उनके पास क्वीन को मारने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा, जिसके बाद सब कुछ उनका ही होगा। कि तभी पीछे से जेम्स अपने साथियों के साथ आकर उन पर ही टूट पड़ा, क्योंकि उसे पहले से ही क्वीन ने अपनी ओर कर लिया था और वो अब एक एक कर सारे चर्च मेंबर्स को जान से मार देता है, जिससे कि अब सिर्फ क्वीन ही इस सिटी की इकलौती लीडर बची थी और वो इसका इनाम देते हुए जेम्स के साथ सो भी जाती है। दूसरी ओर बॉयस और एलिस फाइनली इतने दिनों के खतरनाक सफर के बाद
स्कल रिवर तक पहुंच ही गए, वो जगह जहां कभी पहले समुद्र हुआ करते थे, मगर बाद में पानी खत्म होने के बाद सब कुछ बदल गया। यहाँ उसके बाद से बहुत से लोगों की जाने जा चुकी है और हर तरफ लाखों लोगों के कंकाल पड़े हैं। इसलिए इतनी खतरनाक हिस्ट्री होने के चलते इसे स्कल रिवर नाम दिया गया। बॉयस और एलिस को यहीं पर उस क्रीचर को ढूंढकर उसे जान से मारना होगा, क्योंकि आज वही फुल मून का दिन है और क्वीन ने एलिस को आज का ही दिन दिया था। एलिस अब रात होने पर अपने हाथों में सिल्वर ब्लेड्स को पहनकर पूरी तैयारी के साथ बाहर निकल आई। पीछे से बॉयस जो कि उसे समझाने आ रहा था कि क्या पता वो क्रीचर कहां से उन पर अटैक कर दे, कि अब फुल मून के निकलते ही बॉयस ही क्रीचर बनने लगा। और यहाँ से कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है, बॉयस असल में वो वेयरवुल्फ था जो कि फुल मून होने पर बदल जाता है और बाकी आम इंसानों को मारने लगता है, जिसके बारे में बॉयस को अब तक कुछ नहीं पता था। लेकिन एलिस को बॉयस की ये सच्चाई शुरू से पता थी, इसलिए ही उसने शुरू से ही उसे अपने साथ चलने को कहा था। लेकिन वो बिना फुल मून के उसके क्रीचर में बदले उसे मार नहीं सकती थी। अब बॉयस के वेयरवुल्फ बनते ही एलिस अपने सिल्वर ब्लेड से उस पर अटैक कर देती है। हालांकि बॉयस उससे बहुत पावरफुल था, लेकिन एलिस ने पहले से सारी तैयारी कर ली थी और वो फिर से बर्ड्स वाला इल्यूजन दिखाकर खुद नीचे से उस पर अपने ब्लेड से अटैक करती है। उसने पहले से बॉयस पर म्यूटेंट्स के साथ ही टेस्ट कर लिया था कि वो कैसे बॉयस को भी अपना इल्यूजन दिखा सके, उसे हिप्नोटाइज कर सके। और एलिस अब अपनी इसी एबिलिटी का इस्तेमाल कर बॉयस को भी मारकर बेहोश कर देती है। कुछ देर बाद जब बॉयस को इंसानी रूप में होश आया तो वो बुरी तरह से जख्मी था और एलिस उसे पानी पिलाती है। एलिस ने उसे रिवील किया कैसे जब उसने पहली बार उसकी गोली निकालकर उसे टाके लगाए थे तो चुपके से उसने उसकी स्किन के अंदर एक सिल्वर प्लेट छोड़ दी जो कि उसकी बॉडी के लिए जहर का काम कर रही थी। इसलिए ही वो यहाँ पहुँचते पहुँचते इतना ज्यादा कमजोर हो गया कि एलिस अब उसे हराने में कामयाब हो पाएगी। उसने सब कुछ शुरू से ही प्लान कर रखा था। हालांकि एलिस उसे सॉरी भी बोलती है क्योंकि बॉयस ने ही उसे अब तक बचाया था और वो तो उसे अब पसंद भी आने लगा था, लेकिन वो अब कुछ नहीं कर सकती। और अब जब चांद निकलने के बाद जब वो दोबारा वेयरवुल्फ में बदलेगा तो वो उसे जान से मार देगी। और थोड़ी ही देर में अब चांद निकलने के बाद एलिस ने अपना क्वीन का किया वादा पूरा कर दिया। वो वेयरवुल्फ को मारकर उसे वो हिस्सा निकाल लेती है जिससे कि क्वीन को पावर मिल सके। और फिर एलिस बॉयस को वहीं दफनाकर वापस से सिटी में आ गई जहाँ की अब तक लोग उसी के नाम से विद्रोह करना शुरू कर चुके थे। वहीं एलिस अब वेयरवुल्फ का वही हिस्सा क्वीन को देते हुए कहती है कि उसने अपना काम पूरा कर लिया। लेकिन जब क्वीन को पता लगा कि वो क्रीचर बॉयस ही था, वहीं बॉयस जिससे कि वो प्यार किया करती थी, उसके होने वाले बच्चे का पिता, तो अब वो टूट जाती है। जेम्स जिसे कि अब तक लग रहा था कि क्वीन उसे पसंद करती है, अब क्वीन की सच्चाई पता लगने के बाद वो गुस्से में कहता है कि उसने अपना काम निकलवाने के लिए उसका इस्तेमाल करके सही नहीं किया। लेकिन वो कुछ भी कर पाता उसके पहले ही खुद क्वीन ही अब बॉयस की मौत से दुखी होकर गुस्से में जेम्स को ही जान से मार देती है। वहीं सिटी के लोगों का विद्रोह अब पूरी तरह से अपने चरम पर था। वैसे भी चर्च के खत्म होने के बाद आधी पावर तो पहले ही खत्म हो गई और वे अब क्वीन के भी बचे कुछ गार्ड्स को हराकर पूरी तरह से फ्री हो जाते हैं, जिससे कि सिटी में डेमोक्रेसी आ गई। दूसरी ओर बॉयस भी पूरी तरह से मरा नहीं था, सिर्फ उसके क्रीचर वर्जन को ही एलिस ने दूर कर दिया था और वो भी अब वापस से सिटी में आकर एलिस से मिलता है, जहाँ से अब वे आज के बाद एक साथ रहेंगे। और इसी होपफुल एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।